अब हम लोग कंट्रोलिंग चैप्टर के पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। लास्ट पार्ट में हमने कंट्रोलिंग का कंसेप्ट्स और कंट्रोलिंग का फीचर्स डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कंट्रोलिंग से क्या फ़ायदा है। कंट्रोलिंग हमें स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज करने में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग हमें हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने में हेल्प करता है। मिनिमाइजिंग एरर्स, एरर्स को कम करने में हेल्प करता है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन में हेल्प करता है। एम्प्लॉय मोटिवेशन में हेल्प करता है और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस में हेल्प करता है। ये सारे कंट्रोलिंग के इम्पॉर्टेंस है, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। अब उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी हम टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट को तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको मॉनिटरिंग नहीं करें। जैसे हमने टारगेट किया कि हम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, ये हमारा टारगेट है, तो ये हमारा गोल है। हमारा गोल है 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना। अब हम जब हमारे वर्कर काम कर रहे होंगे, तब हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा ये जो टारगेट है 10,000 यूनिट के प्रोडक्शन का, ये टारगेट अचीव हो। कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्राम toward the organizational goal, progress toward the organizational goal and bring to light the deviation. जो भी डेविएशन, अब मान लो 10,000 की जगह 9,000 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो 1,000 यूनिट्स का क्या हो गया, 1,000 यूनिट का डेविएशन हो गया, 1,000 यूनिट का डेविएशन हो गया। तो ये डेविएशन जो हुआ, ये डेविएशन को हमें कंट्रोल करना है। इफ़ एनी एंड इंडिकेट करेक्टिव एक्शन। अब ये डेविएशन क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ, उसके लिए हम एक्शन लेंगे। तो क्या होगा, फिर अगली बार जब हम प्लान बनाएंगे तो हमारा जो प्लान जो होगा, जो गोल होगा, वो अचीव होगा। दस गाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। अगर हम एक काम हमेशा करते रहेंगे, हमेशा अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन राइट ट्रैक पे होगा, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल माइट बी अचीव। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि 10,000 यूनिट हमें प्रोडक्शन करना है, लेकिन हमारी कैपेसिटी भी तो उतनी होनी चाहिए 10,000 यूनिट के प्रोडक्शन करने का। या ऐसा भी हो सकता है, अब यहाँ दो बातें हो सकती है, 10,000 यूनिट का हमने टारगेट सेट किया, हो सकता है हमारा कैपेसिटी सिर्फ 8,000 यूनिट प्रोडक्शन का ही है, या हो सकता है हमारी कैपेसिटी 12,000 यूनिट प्रोडक्शन का है। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। जैसे हमने 8,000 यूनिट का टारगेट सेट किया, लेकिन हमने 10,000 यूनिट का टारगेट सेट किया, प्रोडक्शन सिर्फ 9,000 यूनिट का हुआ। अभी बार बार कितनी भी मॉनिटरिंग कर ले रहे हैं, 9,000 से ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि हमने जो टारगेट सेट किया 10,000 यूनिट का, ये टारगेट गलत है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, कंट्रोलिंग के थ्रू हमें ये चेक करना होता है क्या हमारा टारगेट एक्यूरेट है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो एक्यूरेट है। इसको हम चेक करते रहते हैं। अ गुड कंट्रोल सिस्टम एनेबल मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हो वो एक्यूरेट है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच करता है या नहीं करता है। अगर ये नहीं मैच कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप एज केयरफुल चेक ऑन द चेंज टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एनवायरनमेंट। अब हम जब हम 10,000 का टारगेट सेट किए, तो हम उसको टारगेट को देखेंगे कि वो पूरा हो रहा है और एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज हो रही है बीच में, एंड हेल्प टू रिव्यू एंड रिवाइज द
रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड। अब हमें 10,000 यूनिट का हमें टारगेट सेट किया, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा इतना, तो इसका मतलब 8,000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, हमेशा 8,000 हो रहा है, तो इसका मतलब हमें रिव्यू करना है, हमें रिवाइज करना है, और अगली बार से हम अपना टारगेट जो है 10,000 नहीं करके क्या करेंगे, 8,000 करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट गलत था। तो रिव्यू और रिवाइज करना होगा इन द लाइट ऑफ सच चेंजेज, ऐसे चेंजेज पे। तीसरा फायदा क्या है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम सही तरह से कंट्रोलिंग करते हैं, अगर हम सही तरह से कंट्रोलिंग करते हैं तो वेस्टेज नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, हम मैनेजर, एज अ मैनेजर अपने सारे एम्प्लॉय के काम को मॉनिटरिंग करेंगे, वो कैसे काम कर रहे हैं, तो वेस्टेज नहीं होगा, स्पॉयलेज नहीं होगा रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होगा। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स। सारी एक्टिविटी क्या होगी, हमारे जो भी गोल है, हमारे टारगेट हैं, वो टारगेट और नॉर्म्स के हिसाब से होगी, तो क्या होगा, हमारी कोई रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होगा। दिस एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट एंड एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो रिसोर्स है वो इफेक्टिव तरीके से यूज होगा और एफिशिएंट तरीके से यूज होगा। अगर हम कंट्रोलिंग करते हैं तो क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय का मोटिवेशन होगा। कंट्रोलिंग करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम एम्प्लॉय देख रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहा है तो हम जा कर के उसको, गलत काम कर रहा है उसको डांट दिए, बस यही कंट्रोलिंग नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब ये हुआ कि अगर जो गलत काम कर रहा है उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन देंगे, और जो सही काम कर रहा है उसको हम पॉजिटिव मोटिवेशन देंगे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और गलत काम करने वाले को नेगेटिव मोटिवेशन देंगे। इससे क्या होगा, दोनों ही मोटिवेशन है, तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे हमारा कंट्रोल रहेगा। ए गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट एम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू and what are the standard of performance on the basis of which they will be appraised। एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम में स्टैंडर्ड सेट किया हुआ रहता है, पहले से टारगेट सेट रहता है। जब टारगेट सेट रहता है तो सारे एम्प्लॉय को टारगेट पता होता है। तो दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक एम्प्लॉय जो टारगेट पूरा करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि टारगेट पे ही उनकी अप्रेजल डिपेंड करती है कि मैनेजर उनका प्रशंसा करेगा, तो टारगेट अगर अचीव होगा तो उन्हें अप्रेजल चाहिए होता है, तो इसलिए वो टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। तो अगर हम उनको टारगेट ही नहीं बताएंगे तो वो कैसे टारगेट को पूरा करेंगे। तो कंट्रोलिंग सिस्टम में हम उन्हें टारगेट बताते हैं और टारगेट पूरा करने पर उन्हें अप्रेजल करते हैं। मोटिवेशन, इट दस मोटिवेट देम एंड हेल्प देम टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस। अगर उन्हें पहले से स्टैंडर्ड पता होता है, टारगेट पता होता है, तो उन्हें और अच्छी तरह से काम करने में हेल्प होता है। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक कामचोर और एक कर्मठ। एक मेहनती होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, और एक मेहनत से बचने वाले होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो एक मैनेजर का काम है कि उनकी मॉनिटरिंग करें, कौन आलसी है, कौन अच्छी तरह से काम करने वाला है। जो आलसी है उनको बीच बीच में हमें वार्निंग देता रहना पड़ेगा, उन्हें डेडलाइन देता रहना पड़ेगा, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होता रहे और ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहे। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं उनकी वॉच की जाती है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है कि सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जब उन पर ध्यान रखा जाएगा तो वे हमेशा सतर्क रहेंगे, हमेशा सावधान रहेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। इट हेल्प टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय होंगे उनकी बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कीपिंग क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटी। उनकी एक्टिविटी पे कंट्रोल करेंगे, इससे क्या होगा, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन होगा। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो सभी को पता होगा कि डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटी एंड एफर्ट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। हर ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है गोल को अचीव करने के लिए। ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। सभी को स्टैंडर्ड पता होगा कि कौन सा गोल है और किस तरह हमें गोल को अचीव करना है, विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विथ वन अनदर।
सभी को जब गोल पता होगा तो सभी एक दूसरे से सही तरह से कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। दिस एंश्योर दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर एकम्प्लिश। इससे क्या होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी हो सकेगी। अब हम लोग देखेंगे कि कंट्रोलिंग का क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहला लिमिटेशन है कैन नॉट बी डिफाइंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको क्वांटिटी में हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसका हम टारगेट सेट नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम ये है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेस कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल को नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर हम एम्प्लॉय पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करते हैं, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्शन भी करते हैं। वेरी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। और कंट्रोलिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, उसके लिए हमें अलग से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ओवर कंट्रोलिंग माइट इंक्रीज अल्टरनेशन रेट। खर्च भी बढ़ जाता है, कॉस्टली हो जाता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डिफ़िकल्ट इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। हर चीज़ का स्टैंडर्ड हम सेट नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम क्वांटिटी में सेट नहीं कर सकते। हम कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है इसको हम सेट कर सकते हैं, यूनिट को सेट कर सकते हैं कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना है। एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होगा, बिहेवियर का हम टारगेट नहीं सेट कर पाते हैं, बिहेवियर का टारगेट स्टैंडर्ड हम नहीं सेट कर पाते। क्वालिटी का स्टैंडर्ड हम नहीं सेट कर पाते, क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल हो जाता है। तो कंट्रोल सिस्टम लॉस व्हेन सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। हर चीज़ को क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते। दिस मेक मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयर कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड अ डिफिकल्ट टास्क। अब क्या होता है, जब हम स्टैंडर्ड ही सेट नहीं कर पाएंगे तो हम एक्चुअल के साथ कंपेरिजन कर ही नहीं पाएंगे बहुत सारी चीज़ों का। जैसे ईमानदारी का हम स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हैं, जैसे क्वालिटी का स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हैं हम, उसी तरह बहुत सारी चीज़ों का स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाते। एम्प्लॉय के मोरल का हम स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल का हम स्टैंडर्ड नहीं सेट कर पाते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का स्टैंडर्ड हम सेट नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण दिक्कत होता है कि हम उन्हें सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरा डिमेरिट है कि लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर पे तो हम बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि हमारे हाथ में है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी अचानक से चेंज हो जाएगी तो हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है। टेक्नोलॉजी में चेंज होने से हम गोल ना अचीव कर पाएँ, कंपटीशन बढ़ जाने के कारण, या और भी बहुत सारी जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है उनके चेंज होने के कारण हम अपने गोल को अचीव ना कर पाएँ तो हम क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक डिमेरिट ये भी है कि कंट्रोलिंग सिर्फ इंटरनल फैक्टर को कंट्रोल कर पाता है, एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कंट्रोलिंग का लोग विरोध करते हैं, सारे एम्प्लॉय जो होता है, अधिकतर एम्प्लॉय उसका रेसिस्ट करते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग में एम्प्लॉय पे हमेशा वॉच किया जाता है, उनके प्रोफेशनल लाइफ को भी और पर्सनल लाइफ को भी वॉच किया जाता है। दे सी इट एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। इससे उनका क्या जाता है, उनका फ्रीडम जाता है। जैसे आप सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, एम्प्लॉय माइट ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर केप्ट अंडर ए स्ट्रिक्ट वॉच विद द हेल्प ऑफ क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी कैमरा से अगर हम उनको वॉच कर रहे हैं तो उससे एम्प्लॉय ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि हमारी हर एक्टिविटी को वॉच की जा रही है। तो ये इसके कारण रेसिस्टेंस भी हो सकता है कंट्रोलिंग का। कॉस्टली अफेयर। आप कंट्रोलिंग करेंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट लगेगा। छोटे एंटरप्राइज जो होते हैं वो एक एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोलिंग बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे आप सीसीटीवी कैमरा ही अगर लगाते हैं तो बहुत खर्च पड़ेगा लगाने में, उसकी सही तरह से हम उसको अपकीप करके रखेंगे या और भी जो भी हम चीज़ें लगाएंगे कंट्रोलिंग के लिए वो खर्चीला होता है। इट कैन नॉट जस्टिफाई द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। अब इसमें जो भी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग एंड ऑपरेटिंग अ कंट्रोल सिस्टम शुड नॉट एक्सीड द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट। अब हम कंट्रोल सिस्टम में खर्च कर रहे हैं 10 और उससे बेनिफिट हमको 10 से ज़्यादा मिलना चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए। जैसे हम मान लो 10 लाख रुपया लगा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम में,
तो उससे बेनिफिट हमें ज़्यादा ही मिलना चाहिए। ये नहीं कि बेनिफिट उससे 10 लाख लगा रहे हैं लेकिन फ़ायदा उसका सिर्फ 9 लाख का हो रहा है, तो इसका मतलब हम कॉस्टली, हमारे लिए कंट्रोलिंग सिस्टम कॉस्टली हो जा रहा है। इसी के साथ ही लिमिटेशंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग समाप्त होता है। थैंक यू।